द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक उपन्यास सुनाने जा रही हूँ। यह अज्ञे जी द्वारा लिखित उपन्यास है जिसका नाम है नदी के द्वीप। तो चलिए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस उपन्यास की भूमिका क्या है और ये क्यों और किसके लिए लिखा गया है, जिससे कि उपन्यास को समझने में और उसके उद्देश्य तक पहुंचने में हमें आसानी हो। नदी के द्वीप उपन्यास एक व्यक्ति चरित्र उपन्यास है। इसमें 4 किरदार हैं जिसमें घटनाएं गौण हो जाती हैं और किरदारों के मन का संसार प्रमुख हो जाता है। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि नदी के द्वीप 4 संवेदनाओं का अध्ययन है। उसमें जो विकास है वह चरित्र का नहीं, संवेदनाओं का ही है। उपन्यास क्या है क्या नहीं, इसको लेकर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन उसमें लेखक का कोई संपूर्ण जीवन दर्शन नहीं तो जीवन के संबंध में विचार तो प्रकट होते ही हैं। नदी के द्वीप के लेखक के वे विचार क्या हैं, यहाँ कहना होगा कि वे स्पष्ट कम ही कहे गए हैं। लेखक की ओर से तो बिल्कुल नहीं। पात्रों की उक्तियां या कर्मों में सीधे या प्रतिप्रभाव से ही वे प्रकट होते हैं, और वह भी संपूर्ण जीवन के संबंध में नहीं, उसके पहलुओं के। नदी के द्वीप एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। समाज के जीवन का चित्र नहीं है, एक अंग के जीवन का है। पात्र साधारण जन नहीं है, एक वर्ग के व्यक्ति हैं। वास्तविकता के इस निर्वाह के साथ इस उपन्यास में 4 किरदार हैं: रेखा, चंद्रमाधव, गौरा, भुवन। रेखा नदी के द्वीप का सबसे अधिक परिपक्व पात्र है। रेखा अपनी भावनाओं के प्रति सबसे अधिक ईमानदार है और अपने प्रति सबसे अधिक निर्मम। एक दूसरे तरीके की ईमानदारी चंद्रमाधव में भी है, लेकिन वे दस्यु की ईमानदारी है जो नोच खसोट कर पा लेना चाहता है किंतु मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है। रेखा का आदर्श है दान, चंद्रमाधव का उपलब्धि। इसलिए रेखा में ईर्ष्या नहीं है और चंद्रमाधव में प्रेम। उसके बिना मानो अभिव्यक्ति ही नहीं पा सकता। इस उपन्यास में रिश्तों की उलझन को बखूबी दिखाया गया है। चारों किरदार आपस में उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने ही मन के संसार में डूबे रहते हैं। उपन्यास में प्रेम है, मगर वे कल्पनाओं में उड़ता नहीं है। देह की आस है, किंतु निर्लिप्तता भी है। आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनके किरदारों में आप खो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा किरदार आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी तुलना भी इन किरदारों से करने लगे। तो आइए सुनते हैं उपन्यास नदी के द्वीप। नदी के द्वीप प्रथम संस्करण से। भुवन। गाड़ी जब तक प्रतापगढ़ से नहीं चली तब तक भुवन ने नहीं जाना कि उसे अपने बारे में सोचने की कुछ जरूरत है, और गाड़ी चलने पर भी ठीक इस रूप में ही उसने ये बात जानी हो, ऐसा भी नहीं है। वह केवल हक्का बक्का सा चलती गाड़ी का हैंडल पकड़े खड़ा रह गया, विस्मय से अपने मुक्त दूसरे हाथ की ओर देखता हुआ, मानो वह उसका नहीं कोई पराया हाथ हो जो किसी रहस्यमय क्रिया से उसके शरीर के साथ लग गया हो, और अब अपने और पराये के संधि स्थल उसकी कोहनी पर चुनचुनाहट हो रही हो। वे सवार ही चलती गाड़ी पर हुआ था। उसके प्लेटफॉर्म पर खड़े रेखा से बातें करते करते कब गाड़ी चल पड़ी थी यह उसे मालूम नहीं हुआ था, और अगर रेखा ही सहसा उसकी कोहनी पकड़कर मुस्कुराकर उसे ठेलती हुई ना कहती, अच्छा जल्दी से सवार हो जाइए, आपकी गाड़ी जा रही है, तो वे जरूर गाड़ी से रह जाता। और यहीं से उसके विस्मय का आरंभ होता था, क्योंकि यद्यपि वास्तव में रेखा ने उसे ठेलकर गाड़ी पर सवार करा दिया था, तथापि उस बहुत हल्के धक्के में यही लगा था कि रेखा वास्तव में उसे कोहनी पकड़कर खींच रही है, कि उसके शब्द और उसकी क्रिया भी उसके वास्तविक अभिप्राय को झुठला रहे हैं, और वे वास्तव में उसे रोक ही लेना चाहती है। और जहां उसने भुवन की कोहनी को छुआ था, वहीं ये अद्भुत अपूर्व परिचित चुनचुनाहट हो रही थी उसकी कोहनी में, जो सदा अपने साथियों पर हंसता आया है कि उन्हें स्त्री का सानिध्य सहन नहीं होता। वे उसे सहज भाव से ना ले पाकर उत्तेजित
या अस्थिर हो उठते हैं। उसने यहाँ तक देखा है कि किसी स्त्री द्वारा चाय का प्याला दिया जाने पर लोगों के हाथ ऐसे कांपने लगे कि चाय छलक जाए। और आज एक स्त्री के द्वारा सहज भाव से ठेल कर गाड़ी पर सवार करा दिए जाने पर उसी की कोहनी में स्पर्शित स्थल पर चुनचुनाहट होने लगी है। और वह ये रोमानी कल्पना कर रहा है कि रेखा ने वास्तव में उसे ठेला नहीं बल्कि खींचा था। भुवन बाबू यूं हक्के बक्के अपने हाथ की ओर ताकते और अपनी कोहनी को पहचानते न खड़े रहिए। आखिर आपको हुआ क्या है? पीछे किसी ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। अजी साहब, फुटबोर्ड पर क्यों लटके खड़े हैं? भीतर चले आइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। चिड़चिड़ापन वाजिब था, क्योंकि इंटर क्लास ही सही, रात को सोते सब हैं और तड़के 3 बजे दरवाजा खोलकर खड़े हो जाना दूसरे मुसाफिरों को सुहाए तो अचंबा नहीं होना चाहिए। भुवन ने भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद किया और एक सीट पर सिमट कर बैठ गया। उसके विस्मय की जड़ता कुछ कम हुई तो उसकी स्मृति धीरे धीरे पिछले कुछ घंटों की दृश्यावली के पन्ने उलटने लगी। रेखा से उसका परिचय लंबा नहीं था, बल्कि परिचय कहलाने लायक भी नहीं था, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही अपने मित्र चंद्र माधव के घर पर एक छोटी चाय पार्टी में इनकी पहली भेंट हुई थी। और उसके बाद 2-3 बार हजरतगंज के कोने पर या कॉफ़ी हाउस में उनका कुछ वार्तालाप हुआ था। भुवन को लखनऊ से इलाहाबाद जाना था। रेखा किसी परिचित परिवार के पास कुछ दिन बिताने प्रतापगढ़ जाने वाली थी। बातचीत के सिलसिले में ये जानकर कि दोनों एक ही दिन एक ही गाड़ी से जा रहे हैं, चंद्रमाधव की सलाह से ये निश्चय हुआ था कि तीनों साथ हजरतगंज में कहीं भोजन करके स्टेशन पहुंच जाएंगे और दोनों को गाड़ी पर सवार कराकर चंद्रमाधव लौट जाएगा। भुवन का सामान तो चंद्रमाधव का नौकर ले जाएगा और रेखा का सामान उनके आतिथ्य का चपरासी पहुंचा आएगा। यह तो बिल्कुल साधारण बात थी, लेकिन गाड़ी में भीड़ बहुत थी। पहले ये सोचा गया कि दोनों अलग अलग स्थान खोजें, क्योंकि शायद जनाने डिब्बे में कुछ अधिक जगह हो, तो रेखा क्यों अधिक कष्ट उठाए। चंद्रमाधव उसे बिठाने जनाने डिब्बे की ओर गया और भुवन अपने लिए स्थान खोजने लगा। कोई 15 मिनट में अनेक डिब्बों का मुआयना करके आंखों आंखों से प्रत्येक में मिल सकने वाली जगह के घन इंच और वर्ग इंच का हिसाब लगाने के बाद जब भुवन ने एक डिब्बे में खिड़की के रास्ते अपना छोटा सा बक्स और संक्षिप्त बिस्तर अंदर ठेल दिया और तय कर लिया कि किवाड़ के आगे लगे सामान के ढेर के कारण उधर से ना जा सकने पर भी खिड़की के रास्ते घुस सकेगा, वह ये देखने लौटा कि रेखा पर कैसी बीत रही है। मन ही मन उसने यह भी सोचा, इसी गाड़ी में जाना ऐसा क्या जरूरी है, एक दिन देर भी हो सकती है। इलाहाबाद पहुंचना कोई ऐसा जरूरी तो नहीं, मुफ्त में तकलीफ का सफर क्यों ना कल पर टाल दिया जाए। यही सोचते सोचते वे वहां पहुंचा जहां चंद्रमाधव एक खिड़की के पास खड़ा था। रेखा डिब्बे के भीतर तो पहुंच गई थी, पर डिब्बा अपना ये देसी नाम इतना सार्थक कर रहा था कि जहां वह खड़ी थी वहां उसे इधर उधर मुड़ने लायक भी स्थान नहीं था। वह खड़ी थी तो बस जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रह सकती थी। भुवन ने मुस्कुराते हुए पुकारकर अंग्रेजी में पूछा, रेखा जी, कैसा चल रहा है? रेखा ने जरा गर्दन उसकी ओर मोड़कर हंसते हुए कहा, मैं जैसे सागर की मछली हूं, जमीन से पैर उठा लूं तो भी गिरूंगी नहीं, तैरती जाऊंगी। भुवन ने चंद्रमाधव से कहा, चंद्र, रेखा जी का इसी गाड़ी से जाना क्या ऐसा जरूरी है? चंद्र ने फौरन शह लेते हुए आवाज दी, रेखा जी, अब भी सोच लीजिए, आज जाना क्या जरूरी है? मेरे कल के शो का निमंत्रण अभी ज्यों का त्यों है। अब भी लौट चलिए, कल रात चली जाइएगा। रेखा ने भुवन की ओर उन्मुख होने की चेष्टा करते हुए कहा, आपको कैसी जगह मिली? सामान तो भीतर पहुंच गया है, यूं तो खिड़कियों से रास्ता है, अभी तो हवा भी मजे में आ जा सकती है, तो आपका क्या मत है? मैं तो चंद्र से बिल्कुल सहमत हूं। आप और एक दिन रुक जाइए, कल चली जाइएगा।
रेखा के चेहरे पर विकल्प की हल्की सी रेखा पहचानकर चंद्र ने जोर दिया, हाँ हाँ आइए बस। बल्कि अभी तो आज रात का शो भी देखा जा सकता है। और वे खिड़की में से भीतर झुककर रेखा का सूटकेस पकड़ने लगा। रेखा उतर आई। उतरकर भुवन से बोली, "हाँ, और आप?" फिर चंद्र की ओर उन्मुख होकर, मिस्टर चंद्र, अपने मित्र को भी रोक लीजिए ना। चंद्र ने कहा, अरे भाई, इन्हें जाने कौन देता है? आप रुक जाएंगी तो यह नहीं जा सकेंगे। इतने अनगैलेंट यह नहीं हो सकते। क्या हुआ, प्रोफेसर हैं तो? क्यों भुवन? क्यों भाई, कहाँ है तुम्हारा सामान? भुवन ने आनाकानी की। स्वयं उसने सफर एक दिन टाले जाने की बात सोची थी, पर रेखा को वैसा करते देख न जाने क्यों एक प्रतीप भाव उसके मन में उमड़ आया कि जो निश्चय किया सो किया। अब बदलना ढुलमुलपन है, और ढुलमुलपन बुरी चीज है। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, और ऐसी दृढ़ कि बस बस फौलाद। रेखा ने कहा, हाँ डॉक्टर भुवन, आप भी रह जाइए ना। छुट्टी तो आपकी अभी कई दिन और है। लेकिन बस बस, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चंद्र ने डपट कर कहा। चलो आगे, अब बताओ सामान कहाँ रखा है। और जिस कुली ने रेखा का सामान उठाया था उसी को आगे करके वह भुवन के डिब्बे की ओर बढ़ चला। स्मृति के पन्ने उलटते हुए भुवन ने सोचा, यहां तक भी ठीक था। रुक जाना कोई असाधारण बात नहीं हुई थी, और दोनों के रुक जाने में भी कोई बात नहीं थी। अगर उसे इलाहाबाद में जरूरी काम नहीं था तो रेखा को प्रतापगढ़ में और भी कम काम था। वे घूमती हुई और एक जगह कुछ दिन बिताने जा रही थी। और चंद्र दोनों का मित्र था, और खासा दिलचस्प आदमी। उसके आग्रह का असर होना स्वाभाविक था, और इस प्रकार दोनों रुक गए थे। और अगली शाम को उसी प्रकार उसी गाड़ी के लिए पहुंचे थे। फिर भीड़ थी, पर उतनी नहीं। फिर अलग अलग डिब्बों में सवार हुआ गया। रेखा को जनाने डिब्बे में बैठने लायक स्थान मिल गया, यद्यपि बिल्कुल दरवाजे के पास। और भुवन ने भी अपना बक्स जमा कर अपने बैठने लायक सीट बना ली। विदा नमस्ते करके सीटी के साथ वे अपने डिब्बे की ओर चला और सवार हो गया। यहाँ तक भी ठीक था। और अगर बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने पर वे रेखा के डिब्बे तक जाकर उससे एक आध बात कर आता रहा तो यह भी कोई ऐसी असाधारण बात नहीं थी। यह साधारण शिष्टाचार ही है। और अगर रात 10 बजे के बाद भी हुआ तो भी अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि शिष्टाचार में कुछ अनावश्यक मुस्तैदी थी या दिखावा था। वे स्वयं नहीं जानता था कि रेखा बड़ी मेधावी स्त्री है, और उससे बातचीत विचारोत्तेजक है और मानसिक स्फूर्ति देती है। बस बातें भी वे ऐसी ही करते आए थे। और प्रतापगढ़ में जब रेखा उतर गई और भुवन ने कहा, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा लखनऊ प्रवास बड़ा सुखद रहा, तो उसने अपने स्वर में शिष्टाचार से, यद्यपि हार्दिक शिष्टाचार, निरी औपचारिक शिष्टता नहीं, अधिक कुछ नहीं पाया था। रेखा ने भी वैसे ही अवैयक्तिक पर सच्चे विनय से कहा था, मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ, और आपने तो इस वापसी की यात्रा को भी प्रीतिकर बना दिया। और फिर भुवन ने अपने हाथ और कोहनी की ओर देखा। फिर उसे लगा कि वे चुनचुनाहट अभी गई नहीं है। वे अपनी कोहनी पर अब भी रेखा के स्पर्श का दबाव अनुभव कर सकता है, और वे दबाव ढकेलने का नहीं, खींचने का है। तब स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यवलोकन काफी नहीं है, थोड़ा और पीछे देखना होगा। और पीछे देखने में या क्रम से विश्लेषण पूर्वक देखने में उसे झिझक क्यों है? वे अनमना क्यों है? सप्ताह भर से कम का सामान्य सामाजिक परिचय, कौन उसमें ऐसे छायावेष्टित रहस्थल है जिनमें जिज्ञासा की किरण के पहुंचने से वहां पलती कोई छुई मुई अनुराग अनुभूति मर जाएगी। आग की लो आलोक देती है,
उससे हम आलोक विकीर्ण हुए देखते हैं। और व्यक्ति की तुलना लौ से करें तो यही ध्वनित होता है कि उससे कुछ उत्कृष्ट होकर फैलता है। लेकिन रेखा मानो एक शीतल आलोक से घिरी हुई है। उसके आवेष्टन में सची हुई अलग, दूर और अस्पृश्य खड़ी थी। भुवन ने एक बार सिर से पैर तक उसे देखा। घूरना इस 20वीं सदी में भी अशिष्ट है, लेकिन एक ऐसी पारखी दृष्टि भी होती है जिसे घूरना नहीं कहा जा सकता और जो न केवल अशिष्ट नहीं है बल्कि सौंदर्य और नैवेद्य मानी जाती है। तब मन ही मन भुवन ने कहा, यूं ही नहीं रेखा देवी की इतनी चर्चा होती। उनमें कुछ है जिनका उन्मेष जीवन का उन्मेष है और जिसे जान सकना ही एक महान अनुभूति होगी, फिर भी जानना सुखद हो दुखद हो। और उसने मुड़कर रेखा की सुनाई में आ सकने वाले विनय के स्वर में अपने साथी से पूछा, क्यों मिस्टर चंद्रमाधव जी, रेखा जी कॉफ़ी पीती हैं? हम लोग कॉफ़ी हाउस चलें? इस परोक्ष निमंत्रण का उतना ही परोक्ष उत्तर देते हुए रेखा ने कहा, हाँ चंद्र, तुम बहुत बार कॉफ़ी पिला चुके हो मुझे। आज मेरा निमंत्रण रहा और हाँ, तुम्हारा मित्र भी आवे। चंद्रमाधव ने कहा, वाह वाह, यह नहीं हो सकता, मैं तो स्थायी मेजबान हूं। तब भुवन ने कुछ साहस बटोर कर कहा, रेखा देवी, अगर आज मुझे ही मेजबान होने का गौरव प्रदान करें तो? रेखा ने कुछ मुस्कुराकर विनय से कहा, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। हजरतगंज का कोना युक्त प्रांत के नागरिक जीवन की धुरी है। ये दूसरी बात है कि जीवन वहाँ जिया नहीं जाता, वहाँ केवल जीवन से विश्रांति की व्यवस्था है। तथापि जो लोग उस जीवन का संचालन और नियमन करते रहें, उनका एक स्वाभाविक संगम वह कोना है। इसीलिए भुवन जब से लखनऊ आया है तब से रोज चंद्र के साथ कॉफ़ी हाउस जाता है। दिन में एक बार तो अवश्य, कभी कभी 2-2, 3-3 बार। और उस रूप रस गंध सिक्त मानव प्रभा को किनारे से देखकर मन ही मन यह समझता चला जाता है कि वह भी जीवन के प्रवाह के बीच में है, कि जीवन का तीव्र स्पंदन जिस नाड़ी में हो रहा है उसे वह पकड़े है और चाहे तो दबाकर रुद्ध भी कर दे सकता है। लखनऊ आए उसे कुल 3 दिन हुए हैं। चंद्रमाधव उसका कॉलेज का सहपाठी और मित्र, स्थानीय पायनियर का विशेष संवाददाता है और लखनऊ से परिचित है। यूं भी बहुधंधी आदमी है। उसके साथ रहने घूमने से जीवन के प्रवाह को अनुशासित कर सकने का यह भ्रम सहज ही हो जा सकता है। इससे क्या कि कॉलेज के बाद से चंद्रमाधव निरंतर सनसनी की खोज में दौड़ा किया है। अफ्रीका, अबिसीनिया, इटली, जर्मनी, चीन, कोरिया और वे 4-6 वर्ष वैज्ञानिक खोज और देशाटन में लगाकर पहले से भी कुछ अधिक अंतर्मुखी और तटस्थ होकर एक कस्बे के कॉलेज में लेक्चरर हो गया है, जो कि यूं ही दुनिया के प्रवाह से बहुत दूर रहता है। ये जीवन की धमनी को पकड़े रहने का भ्रम बड़ा ही लुभावना और अहम को पुष्ट करने वाला है। और इससे क्या कि चंद्र का कहना है वह जीवन के निरंतर दबाव से बचकर 2 मिनट चैन से बिताने के लिए ही कॉफ़ी हाउस आता है। शायद उसको वही भ्रम लुभा सकता हो। और रेखा, भुवन को याद आया, 3 दिन पहले चंद्र के यहाँ उसने पहली बार रेखा को देखा था। परिचय के समय उसने लक्ष्य किया था कि रेखा के पास रूप भी है और बुद्धि भी है, किंतु बुद्धि मानो तीव्र संवेदना के साथ गुथी हुई है और रूप एक अदृश्य अस्पृश्य कवच सा पहने हुए है। पर इस आरंभिक धारणा को उसने तूल नहीं दिया था। प्रचलित धारणा है कि बुद्धिजीवी स्त्री के आवेग स्थिर होते हैं और अगर किसी को चट से फ्रिस्डी वुमन का बिल्ला दे दिया जा सकता हो तो उसे लेकर माथापच्ची कौन करे। फलतः परिचय के साधारण शिष्टाचार के बाद भुवन अपने में खिंच गया था और रेखा चंद्र के यहाँ जुटे हुए बुद्धि प्राण
मानव जीवनों के गिरोह में खोई हुई थी। चंद्र ने भुवन को मिलाने के लिए लखनऊ का साहित्य समाज इकट्ठा किया था, किंतु उपेक्षा की जिस पिटारी में भुवन ने उसे डाल दिया था, उसे हठात झकझोर कर रेखा बाहर निकल आई थी। बैठक के दौरान भुवन ने 2 बार उड़ती नज़र से रेखा के चेहरे पर क्लांति और खेद के चिन्ह देखे थे। जब साहित्य चर्चा ने जोर पकड़ा और वातावरण में गर्मी आई, तो भुवन की दृष्टि कौतूहलवश फिर रेखा को खोजती हुई गई और सहसा ठिठक गई। रेखा कमरे की ओर शून्य के एक छोटे से वृत्त के बीचों बीच कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर कुर्सी की पीठ पर टिका था, पलकें बंद थी। वे बिजली के प्रकाश से कुछ बचकर बैठी थी, अतः उसका माथा और आंखें अंधेरे में थी। बाकी चेहरे पर आड़ा प्रकाश पड़ रहा था, जिससे नाक, होठ और ठोड़ी की आकार रेखा सुनहली हो उभर आई थी। और इसी स्वर्णाभ निश्चलता पर भुवन का कौतूहल आकर टिक गया था। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।